Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 30th of November 2022. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. And first news is regarding कलेजियम। यूनियन लॉ मिनिस्टर का ये कहना है कि ये जो कलेजियम सिस्टम है ये यहाँ पर ओपेक है और इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कलेजियम सिस्टम का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, ये जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू इवॉल्व हुआ था। तो यहाँ पर 3 जजेस केस होते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। तो सेकंड जजेस केस में ये कहा जाता है कि सीजीआई अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ कंसल्ट करके रिकमेंडेशन करेंगे टू द गवर्नमेंट। थर्ड जजेस केस में ये कहा जाता है कि सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पर कंसल्टेशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नाम को रिकमेंड किया जाएगा। एक बात और इम्पॉर्टेंट कही जाती है कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पर नाम को वापस भेजती है, गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई रिजर्वेशंस होते हैं और गवर्नमेंट अगर यहाँ पर जो कलेजियम की रिकमेंडेशन होती है उसको वापस भेजती है और कलेजियम सेम नाम को यहाँ पर रीट्रेट करता है, तब यहाँ पर गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करना ही होगा। द एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू अपॉइंट। लेकिन इसका हम ब्रीच देख रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिटर्न किया है 90 नेम्स दैट कलेजियम सेंट और उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने 10 को रीट्रेट किया था। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करना चाहिए था, एग्जीक्यूटिव को यहाँ पर अपॉइंटमेंट करना चाहिए था अगर रीइटरेशन हुआ है। कन्वेंशनली द गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द कलेजियम्स रिकमेंडेशन अगर डिसीजन को यहाँ पर रीइटरेट किया गया है, लेकिन हमने इस केस में यहाँ पर ब्रीच देखा है। द कलेजियम सिस्टम इवॉल्व थ्रू इंटरप्रिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2 रूलिंग्स इन 1993 एंड 1998। और यहाँ पर सेकंड जजेस केस में ये कहा जाता है कि सीजीआई यहाँ पर कंसल्ट करेंगे विद हिज 2 मोस्ट सीनियर कलीग्स और यहाँ पर उसके बाद रिकमेंडेशन दिया जाएगा। इट that although it was open to the executive to ask the collegium to reconsider the matter if it had an objection to the name recommended, लेकिन reconsideration के बाद अगर collegium यहाँ पर अपनी recommendation को reiterate करता है then the executive was bound to make the appointment। थर्ड जजेस केस में ये कहा जाता है कि सीजीआई अपने यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ कंसल्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ 2। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एम्स में साइबर अटैक हुआ है तो रैंसमवेयर के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कास्ट टू प्लेन्स टू ट्रेन्स सैंक्शंस हिट रशिया आस्क इंडिया फॉर क्रूशियल पार्ट्स। तो रशिया के ऊपर यहाँ पर सैंक्शंस लगे हैं और रशिया को यहाँ पर क्रूशियल पार्ट्स की कमी हो गई है, फॉर एग्जांपल कार्स के, एयरक्राफ्ट के, ट्रेन्स के। तो उन्होंने इंडिया को लिस्ट भेजी कि आप ये सब हमें भेज दो। वैसे भी रशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा चल रहा है। रशिया और इंडिया का ट्रेड कुछ यहाँ पर $21 बिलियन का हुआ था, उसमें से सिर्फ हमने $1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है, बाकी हमने इंपोर्ट ही किया है। तो इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स तो इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स क्लास 1 to 8 आउट। अब उनको क्लास 1 से लेकर 8 तक बाहर क्यों कर दिया है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से? क्योंकि गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये ऑब्लिगेटरी करता है फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 9th और 10th के हैं उनको ही कवर किया जाएगा अंडर द प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर सर्ट का मेंशन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो सर्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन साइबर स्पेस को सिक्योर करना। इट इज़ द नोडल एजेंसी जो कि यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से डील करती है, लाइक हैकिंग एंड फिशिंग। इट कलेक्ट्स, एनालाइजेस एंड डिससेमिनेट इन्फॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट्स एंड ऑल्सो इशूज अलर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के बारे में पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन है मीटी की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका काम क्या है? तो इसका काम है इंडियन साइबर स्पेस को सिक्योर करना। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर सेम बात, वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से यहाँ पर जो रशिया है इसको यहाँ पर क्रूशियल प्रोडक्ट्स की कमी हो रही है। एयरलाइंस आर एक्सपीरियंसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पार्ट्स। इसीलिए इन्होंने इंडिया को लिस्ट भेजी कि इनको यहाँ पर कुछ पार्ट्स एक्सपोर्ट कर दिए जाएँ। अब इंडिया करेगा नहीं करेगा वो तो समय बताएगा। ड्रॉइंग द लाइन, तो जो हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, The Supreme Court has gently yet firmly spoken its mind on the recent remarks by Union Law Minister। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या कहा? तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि गवर्नमेंट इज जस्ट सेटिंग ऑन द फाइल्स और गवर्नमेंट यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था। उसके बाद यहाँ पर जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि आप ये मत कहिए कि गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन द फाइल्स। अगर आपको नहीं फाइल भेजनी है तो आप मत भेजो, ठीक है, यू रन द शो, ऐसा कह दिया था यूनियन लॉ मिनिस्टर ने। तो उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज का ये रिमार्क है कि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था यूनियन लॉ मिनिस्टर को। द सुप्रीम कोर्ट हैज
has gently yet firmly spoken its mind on the recent remarks by Union Law Minister Kiran Rijiju on the collegium system. Rijiju who described कि collegium system यहाँ पर alien to the constitution, and यहाँ पर जो किरण रिजिजू हैं इन्होंने ये कहा never say the government is sitting on the files, then do not send the files to the government, you appoint yourself, you run the show. The bare facts are there that there are vacancies in the apex court while the government is refusing to approve the names cleared by the collegium for appointment as judges. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना है कि गवर्नमेंट यहाँ पर नाम को अप्रूव नहीं कर रही है जो कि यहाँ पर कलेजियम ने क्लियर कर दिए हैं. द कोर्ट हैड reiterated the same suggestions after the government, लेकिन आज हमने फर्स्ट पेज पर डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ वो नाम भी वापस कर दिए हैं जो कि यहाँ पर reiterate किए गए थे बाई द कलेजियम. द कोर्ट हैड reiterated the same suggestions after the government returned the files for reconsideration if propriety and the law suggest that the government approve them. The law minister has sought to discredit the process itself, ये कहते हुए कि ये जो कलेजियम सिस्टम है ये एक तरीके का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. For long the judiciary and the government have had their disagreements कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाए. 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाया जाता है जिसको कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है 4:1 की मेजॉरिटी से. क्लियरली द एग्जीक्यूटिव हैज नॉट रिकंसाइल्ड विद द रिजेक्शन ऑफ द NJAC बट एज जस्टिस कॉल सेट ऑन मंडे कि अगर कोई लॉ ऑफ द लैंड है लेकिन आप ये कह रहे हो कि आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. मे बी यू हैव रिजर्वेशंस ऑन द लॉ, हो सकता है कि आपको लॉ से कोई प्रॉब्लम है लेकिन जब तक लॉ है तब तक आपको उस लॉ को ही फॉलो करना है. बट टिल द लॉ स्टैंड्स इट इज़ द लॉ ऑफ द लॉ, इट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड. इफ द गवर्नमेंट सेज इट विल डिले और नॉट अडहेयर टू द लॉ ऑफ द लैंड, टुमारो यहाँ पर कोई और कुछ ऐसा कहेगा जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेमिफिकेशंस हो सकते हैं. शॉर्टेज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स इज अ मेजर रीजन फॉर पेंडेंसीज, जो कि यहाँ पर कोर्ट ने लगातार फ्लैग की है. और यहाँ पर ऑथर ने यह भी बात कही है कि कलेजियम सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर जो जुडिशरी है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि खुद में भी आपको झांकना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, तो आप इसको यहाँ पर रिजॉल्व करो. येट रिजिजू हैज़ अ पॉइंट अबाउट द ओपेसिटी इन द सिस्टम एंड फॉर्चुनेटली जजेस टू आर वेयरिंग टुवर्ड्स द आइडिया कि हमें एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम लेकर आना है और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए. तो इसके लिए ज़रूरत है कि यहाँ पर कलेजियम सिस्टम में भी कुछ चेंजेस होने चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है चाइना. चाइना में चल रहे हैं प्रोटेस्ट क्योंकि यहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी थी और यहाँ पर एक अपार्टमेंट था वहाँ पर फायर लग गई थी और जिसकी वजह से इतना टफ लॉकडाउन था कि वहाँ पर लोगों को बचाया नहीं जा सका और लोगों की यहाँ पर जान चली गई. उसके बाद से ही ये एक इमीडिएट रीज़न हो सकता है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हो और एक इमीडिएट रीज़न देखा और लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लग गए. अब क्या इसकी वजह से चाइना ऑथोरिटेरियन से डेमोक्रेटिक सिस्टम बन जाएगा, वन पार्टी सिस्टम खत्म हो जाएगा? तो इतने ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेकिन यहाँ पर जो शी जिनपिंग है इनका जो ऑरा है ये ज़रूर यहाँ पर थोड़ा कम होगा. इट इज़ अ क्लीशे अबाउट प्रोटेस्ट इन ऑथोरिटेरियन सोसाइटी. तो चाइना एक ऑथोरिटेरियन सोसाइटी है तो जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोटेस्ट के बारे में सुनने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर ऑथोरिटेरियन सोसाइटीज़ नहीं चाहती हैं कि उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट हो. प्रोटेस्ट इन चाइना आर नॉट न्यू. फॉर ईयर्स चाइनीज़ स्टेट यूज प्रोटेस्ट. अब चाइनीज़ स्टेट यहाँ पर प्रोटेस्ट को क्यों यूज़ करती है? एक सेफ्टी वॉल्व की तरह कि जो भी लोगों का गुस्सा है वो निकल जाए और जो भी लोगों का गुस्सा यहाँ पर निकलेगा उससे अथॉरिटीज़ को भी पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, लोग यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ दिस प्रोटेस्ट डिडंट डेंट द अथॉरिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, दे वर यूज टू स्ट्रेंथन इट. लेकिन इस स्ट्रैटेजी के 4 एजम्पशंस हैं कि कब यहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे और कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर स्ट्रेंथन होगी. पहला ये कि जो यहाँ पर प्रोटेस्ट के इश्यूज होने चाहिए ये काफ़ी स्पेसिफिक होने चाहिए. सेकंड, दे वर्कड इन अ सिस्टम ऑफ रिलेटिव डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो लोकल परफॉर्मेंस के इंडिकेटर दिखाते हैं. सेंट्रल लीडरशिप से इनका कोई लेना देना नहीं होता है. लेकिन जब से यहाँ पर शी जिनपिंग आए हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन कर दिया है और अपने लॉयलिस्ट को ही अपने आसपास बिठा लिया है. पॉलिट ब्यूरो में आपको सिर्फ यहाँ पर जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उनके ही लॉयलिस्ट मिलेंगे. बट द फैक्ट कि चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज हो चुका है एंड दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर शी. द स्पेक्टिकल ऑफ शीज पॉलिट ब्यूरो बीइंग एंटायरली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ यस मैन. तो अगर आप यहाँ पर पॉलिट ब्यूरो देखोगे तो इसमें सिर्फ आपको जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के लॉयलिस्ट ही मिलेंगे. Despite censorship and propaganda, 2 lessons are clear. It is impossible to suppress or distract from information in the long run. तो long run में आप कितना भी कोशिश करो information तो लोगों तक जाएगी ही जाएगी. Whether the protests are sustained depends on number of things. अब ये protest यहाँ पर कितने लंबे समय तक sustain रहता है ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है. The challenge for Xi is that with his authority dented, तो यहाँ पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, चाइनीज़ प्रीमियर हैं, शी जिनपिंग, इनकी अथॉरिटी यहाँ पर डेंट तो हुई है. He can't easily pivot to a new domestic narrative to reclaim aura for the party. अब यहाँ पर ये जीरो कोविड स्ट्रेटजी को वापस क्यों नहीं ले लेते हैं? तो अगर ये जीरो कोविड स्ट्रेटजी को वापस लेंगे तो ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर ये जो चाइनीज़ प्रीमियर हैं ये वीक हैं. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई द बिग पिक्चर. अब ये क्या इशू है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया
जो कि हुआ था, वहाँ पर जूरी के जो चीफ थे ये इजराइल के एक फिल्म मेकर थे जिनका नाम था नाडव लैपिड। इन्होंने जो द कश्मीर फाइल्स थी इसको ये कहा कि ये एक वल्गर फिल्म है, प्रोपेगेंडा वाली फिल्म है, ठीक है। लैपिड्स ओपिनियन ऑफ द फिल्म कश्मीर फाइल्स विच ही डिस्क्राइब्ड एज वल्गर प्रोपेगेंडा। और उसके बाद यहाँ पर जो इजराइल्स एम्बेसडर टू इंडिया है इन्होंने माफ़ी मांगी क्योंकि उनको डर होगा कि कहीं इजराइल इंडिया के रिलेशंस ना ख़राब हो जाएं। तो ऑथर ने ये कहा है कि जो यहाँ पर IFFI इफ़ी के जूरी चेयर थे ये उनका अपना व्यू पॉइंट है जो कि वो रख सकते थे। तो हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं जिसका जो व्यू पॉइंट है वो रख सकता है, और इसमें यहाँ पर इजराइल एम्बेसडर टू इंडिया उनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी। और इंडिया और इजराइल के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक फिल्म के रिव्यू से इन रिलेशंस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। Over the 7 decades of its existence, the International Film Festival of India has developed into a prestigious show by a country that makes more films than any other in the world. IFFI has the convening power to attract some of the world's best cinema and filmmakers aside from providing coveted space to India's own best. फिर यहाँ पर बात की गई फिल्म डायरेक्टर ऑफ द एमिनेंस ऑफ नेडिव लैपिड, और यहाँ पर जो लैपिड का ओपिनियन था कश्मीर फाइल्स को लेकर इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि कश्मीर फाइल्स एक वल्गर प्रोपेगेंडा है। मोर ओवर वन ऑफ द जूरी मेंबर्स हैज़ कम आउट टू से, अब इनका ये भी कहना था जब इन्होंने अपना ये व्यू पॉइंट रखा कि ये कंसेंसस से बिल्ड किया गया है, जबकि बाकी जूरी मेंबर्स का ये कहना है कि कोई कंसेंसस बिल्ड नहीं किया गया था, ये इनका अपना व्यू पॉइंट है। मोर ओवर वन ऑफ द जूरी मेंबर्स हैज़ कम आउट टू से दैट दिस वाजंट एज लैपिड क्लेम्स अ कंसेंसस व्यू, कि ये यहाँ पर कंसेंसस व्यू नहीं था। फिर उसके बाद जो इजराइल्स एम्बेसडर टू इंडिया थे उन्होंने यहाँ पर सॉरी वगैरह बोला। तो ऑथर का यही कहना, उनको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इंडिया इजराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक फिल्म रिव्यू से यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। Next भी सेम आर्टिकल अ क्वेश्चन ऑफ मेरी इफ़ी जूरी चेयर क्रिटिसाइज नॉट द कंटेंट ऑफ द कश्मीर फाइल्स बट इट्स क्वालिटी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं आगे। द क्लाइमेट चेंज जनरेशन, एजुकेशन शुड बी लेवरेज टू अवॉइड क्लाइमेट रिलेटेड क्राइसिस, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ को शेप करने के लिए अब यहाँ पर ऑथर ने क्या बताया है, COP27 में इंडिया ने रिलीज़ किया था अपने लॉन्ग टर्म लो एमिशंस एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। दिस आउटलाइंस प्रायोरिटीज फॉर कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि इंडिविजुअल अपने लेवल के ऊपर चेंज करे, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप यहाँ पर माइंडफुल कंजम्पशन करो, डेलिब्रेट कंजम्पशन करो। From behavioral shifts of individuals to the reshaping of markets, education has a vital role in the life movement. अब आप यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को लेकर कैसे अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। फर्स्ट, स्कूल क्लोजर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक, अब पैंडेमिक में काफ़ी टाइम तक स्कूल बंद रहे, जिसका रिजल्ट हमें दिख रहा है कि जो स्कोर्स हैं बच्चों के ये कम हो रहे हैं, और अभी हमें इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें आने वाले समय में इसका कॉन्सिक्वेंस दिखेगा। 1 year ऑफ स्कूल क्लोजर्स कुड रिड्यूस GDP लेवल्स बाई एनीवेयर फ्रॉम 1.1 to 4.7% बाई मिड सेंचुरी। तो अगर एक साल भी स्कूल बंद रहता है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो GDP लेवल्स हैं ये रिड्यूस हो सकते हैं 1.1 से लेकर टू 4.7% बाई मिड सेंचुरी, अकॉर्डिंग टू अ पेपर बाई द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। Second, climate impacts are already disrupting children's learning and well-being globally. For instance, extreme heat की वजह से क्या होता है, जो स्टूडेंट के लर्निंग लेवल होता है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, फिजियोलॉजिकल हार्म होता है, और दिल्ली में तो एयर पोल्यूशन इंक्रीज होता है, तो स्कूल्स जो है वो बंद भी कर दिए जाते हैं कुछ टाइम के लिए। तो स्कूल्स आर टेम्परली शट डाउन एंड चिल्ड्रंस हेल्थ इज अफेक्टेड ड्यू टू परसिस्टेंटली पुअर एयर क्वालिटी इन सिटीज़ लाइक दिल्ली। फिर यहाँ पर अगर फ्लड्स वगैरह आ जाती हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग जो होते हैं उनको किसी और जगह डिस्प्लेस होना पड़ता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेटली गर्ल्स इनको यहाँ पर ड्रॉप आउट करना पड़ता है स्कूल से। कॉन्सिक्वेंटली द एजुकेशन सिस्टम ऑट टू बी लेवरेज टू बोथ अवॉइड क्राइसिस, तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को यूज़ करने की ज़रूरत है क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए भी और अपॉर्चुनिटीज़ को शेप करने के लिए भी। एट अ नेशनल लेवल अ स्ट्रॉन्ग इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर अ क्लाइमेट रेजिलिएंट एजुकेशन सिस्टम could cover matters from curriculum to nutrition to school building codes in a climate changed world. With its scale and reach, the public school system is not only a source of learning, design and implementation in states and districts, इसको शेप किया जाना चाहिए लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर क्लाइमेट रिस्क को एंटिसिपेट करते हुए यहाँ पर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में। दिस कुड इन्वॉल्व इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट सो स्कूल बिल्डिंग्स कैन डेवलप एज इमरजेंसी शेल्टर्स। तो यहाँ पर हमें स्कूल की बिल्डिंग को कैसे बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना है कि अगर यहाँ पर कोई भी क्लाइमेट डिजास्टर आता है तो यहाँ पर स्कूल बिल्डिंग्स को यूज़ किया जा सके इमरजेंसी शेल्टर के लिए इन साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड कैपेसिटी एडिशंस, सो गवर्नमेंट स्कूल्स इन मेगा सिटीज दैट आर डेस्टिनेशंस फॉर क्लाइमेट माइग्रेंट्स कैन इंटीग्रेट एंड एम्पावर चिल्ड्रन। करिकुला को यहाँ पर करिकुलम है उसको इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत है विद साइंटिफिक एंड टेक्निकल नो हाउ अलॉन्ग साइड इंडिजीनस एंड लोकल नॉलेज। द क्रॉस कटिंग इम्पेरेटिव शुड बी टू फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, और यहाँ पर रोट लर्निंग से ऊपर बढ़ना है और यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है ये इन्फॉर्म्ड चॉइसेस कर सके।
फ्रॉम कंज्यूमर चॉइसेस टू इनोवेशन टू पॉलिसी टू फाइनेंस, ईच एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, ज़रूरत है कि हर जगह हमें स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम लाने की ज़रूरत है दैट इज रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज. देयर आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस दैट कुड क्वालिफाई दीज आर्ग्यूमेंट्स. सम में राइटली सेड दैट कि क्लाइमेट एजुकेशन सिर्फ यहाँ पर स्कूल में ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल में ज़रूरत नहीं है, बल्कि अक्रॉस सोसाइटीज़ की ज़रूरत है. और इसके अलावा जो लोग अभी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जिनका यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ग्रीन इकोनॉमी की वजह से, तो ज़रूरत है उनको यहाँ पर रीस्किल करने की, रीट्रेन करने की. फॉर एग्जांपल झारखंड में बहुत सारे लोग होंगे जो कि कोल माइनिंग में काम करते होंगे, लेकिन जब हम यहाँ पर कोल से ऊपर उठ कर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो ज़रूरी है ना उन लोगों को यहाँ पर रीस्किल करना, रीट्रेन करना. सो इज़ द नीड टू प्रायोरिटाइज टेक्निकल ट्रेनिंग इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, जिसकी वजह से हम अपने डीकार्बोनाइजेशन की तरफ एक्सेलरेट कर सकें. वाइल ईच ऑफ दीज गोल्स शुड बी परसूड, डेकेड्स ऑफ डेटा रिफ्लेक्ट हाउ इन्वेस्टमेंट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन आर द ग्रेटेस्ट लेवलर फॉर डेवलपमेंट एंड कैन ऑफन बी नेट पॉजिटिव फॉर पब्लिक फाइनेंस इन द लॉन्ग टर्म. तो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप यहाँ पर इनइक्वालिटी रिड्यूस कर सकते हो. तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन पर, क्योंकि दे आर द ग्रेटेस्ट लेवर फॉर डेवलपमेंट. अब हम चलते हैं आगे. वेट लीजिंग एंड एयरक्राफ्ट. तो यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है ड्राई लीजिंग एंड वेट लीजिंग का. तो वेट लीजिंग मीन्स रेंटिंग द प्लेन अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग क्रू एंड इंजीनियर्स, और ड्राई लीजिंग का मतलब होता है सिर्फ एयरक्राफ्ट को रेंट पर देना. वेट लीजिंग में यहाँ पर प्लेन अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग क्रू एंड इंजीनियर्स, ड्राई लीजिंग का मतलब होता है सिर्फ एयरक्राफ्ट को रेंट पर देना. तो आपको यहाँ पर वेट लीजिंग और ड्राई लीजिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए. अब एयरलाइंस अपने एयरक्राफ्ट को लीज करते ही क्यों हैं? एयरलाइंस एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स प्रेफर लीजिंग प्लेन्स इन ऑर्डर टू अवॉइड, अब एक साथ अगर वो बाय करेंगे तो उनको लमसम अमाउंट पे करना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर लीज करते हैं. वाई WHO विल नाउ कॉल मंकी पॉक्स एमपॉक्स. अब यहाँ पर मंकी पॉक्स को एमपॉक्स क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मंकी पॉक्स यहाँ पर थोड़ा रेसिस्ट साउंड करता है, इसलिए यहाँ पर मंकी पॉक्स को एमपॉक्स कहा जाएगा. और यहाँ पर वैसे भी मंकी पॉक्स का मंकी से कोई लेना देना नहीं है. जो यहाँ पर रिजर्वायर हो सकता है मंकी पॉक्स का, ये यहाँ पर मोस्ट लाइकली रोडेंट्स होते हैं. द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड ऑन मंडे दैट इट वुड स्टार्ट यूजिंग द टर्म एमपॉक्स फॉर मंकी पॉक्स. इनफैक्ट मंकी पॉक्स विच वॉज नेम्ड इन 1970, क्योंकि जो वायरस है दैट कॉजेज द डिजीज, इसको डिस्कवर किया गया था इन कैप्टिव मंकीज इन 1958, लेकिन इनका मंकी से कोई लेना देना नहीं होता है. द मोस्ट लाइकली रिजर्वायर जो वायरस का हो सकता है ये होते हैं रोडेंट्स. और WHO की बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुसार ये डिसाइड किया गया था जो भी यहाँ पर डिजीज का नेम होगा इट शुड बी गिवन विद द एम टू मिनिमाइज अननेसेसरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नेम्स ऑन ट्रेड, ट्रैवल, टूरिज्म. इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए और किसी भी यहाँ पर कल्चर, सोशल, नेशनल, रीजनल, प्रोफेशनल और एथनिक ग्रुप्स, इसके ऊपर यहाँ पर कोई भी इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए. तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम डिसाइड किए जाते हैं, इसलिए मंकी पॉक्स का यहाँ पर एमपॉक्स कर दिया है. नेक्स्ट है मोबिलाइजिंग ग्रीन फंड्स. तो ग्रीन फंड्स को मोबिलाइज करने की ज़रूरत है. क्लाइमेट को लेकर यहाँ पर फाइनेंस फ्लो होने की ज़रूरत है फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज. द फेलियर टू मोबिलाइज एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. द मनी करेंटली बीइंग चैनलाइज्ड फॉर क्लाइमेट एक्शन. तो जितनी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में सिर्फ 1 to 10% यहाँ पर मनी है जो कि फ्लो हो रहा है. अकॉर्डिंगली द मीटिंग कॉल्ड अपॉन द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स. तो यहाँ पर बात की गई शर्म शेख में, जो यहाँ पर COP27 हुआ था शर्म शेख इजिप्ट में. तो उस मीटिंग में यहाँ पर बात की गई थी कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, लैंडिंग एजेंसीज हैं और बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको अपनी प्रायोरिटीज़ को अलाइन करने की ज़रूरत है विद द ग्लोबल क्लाइमेट गोल्स और अपने स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है. इनॉर्मिटी ऑफ द प्रॉब्लम, जो यहाँ पर शर्म शेख एग्रीमेंट है उसमें बात की गई है कि ग्लोबल ट्रांजिशन के लिए टू अ लो कार्बन इकॉनमी $4 to $6 ट्रिलियन की ज़रूरत है एवरी ईयर टिल 2050. तो 2050 तक हर साल $4 to $6 ट्रिलियन की ज़रूरत है अगर हमें लो कार्बन इकॉनमी की तरफ ट्रांजिशन करना है. और यहाँ पर जो $4 ट्रिलियन है ये तो ज़रूरत है यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए टिल 2030 अगर हमें नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करना है. द क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट फॉर इंप्लीमेंटिंग देयर क्लाइमेट एक्शन प्लान्स ये है $6 ट्रिलियन बिटवीन नाउ एंड 2030. अब ये जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये ऑफकोर्स यहाँ पर ओवरलैप है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है. बट इवन $5 to $7 ट्रिलियन एवरी ईयर इज़ अ ह्यूज आस्क. इसका मतलब ये है ग्लोबल GDP का 5%. कुछ टाइम पहले ये जो लिमिट थी कि कितने फाइनेंस की ज़रूरत है ये हुआ करता था 1 to 1.5% ऑफ द ग्लोबल GDP. अब ये इंक्रीज होकर हो गया है कि 5% ऑफ द ग्लोबल GDP की रिक्वायरमेंट है. और क्लाइमेट एक्शन में जब इसको डायरेक्ट किया जाएगा तभी हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज क्राइसिस को अवॉइड कर सकते हैं.
द $100 बिलियन जो कि प्रॉमिस किया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे, तो डेवलप्ड कंट्रीज का ये कहना है कि हम 2023 से देना स्टार्ट करेंगे। और हमने यहाँ पर कितना डिस्कस किया कि हमें यहाँ पर $4 to $6 ट्रिलियन की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग में तो ये बहुत ज़्यादा कम है। एंड इवन दिस $100 बिलियन हैज़ नॉट येट बीन फुली रियलाइज। डेवलप्ड कंट्रीज से कि ये इस टारगेट को पूरा करेंगे बाई 2023। एज ऑफ नाउ जो भी यहाँ पर फ्लो हो रहा है ये $50 to $80 बिलियन होगा। ओवरऑल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, अब इस फाइनेंशियल सिस्टम जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो फाइनेंस फ्लो होता है, इस फाइनेंशियल सिस्टम को ओवरऑल करने की जरूरत है। इसकी दो मेन डायमेंशन है, फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी, सेकंड इज एक्सेस। वन स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ इंश्योरिंग फंड इज फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू इंक्रीज देयर कंट्रीब्यूशन। तो पहली बात, कैसे पैसा ज्यादा आएगा कि डेवलप्ड कंट्रीज अपना जो यहाँ पर फंड्स दे रहे हैं इसको इंक्रीज करें। लेकिन अगर ये होता भी है तो सिर्फ आपको एक मार्जिनल इंक्रीज दिखेगा कि अभी ये $50-60 बिलियन दे रहे हैं, ये अगर $100 बिलियन दे देंगे तो आपको एक मार्जिनल इंक्रीज दिखेगा। तो ज़रूरत ये है कि जो बिजनेसेस और कॉर्पोरेशन हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, ये लोग यहाँ पर मनी इन्वेस्ट करें। और प्राइवेट सेक्टर कब मनी इन्वेस्ट करता है? जब उसको लगता है कि उसको यहाँ पर हायर रिटर्न्स मिलेंगे। तो हमें इस तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को लगे कि प्राइवेट सेक्टर अगर यहाँ पर ग्रीन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा तो इसकी वजह से उसको यहाँ पर हायर रिटर्न्स मिलेंगे। इन सोशल और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स अगर पब्लिक मनी का $1 इन्वेस्ट होता है तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर $4 इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अगर पब्लिक मनी यहाँ पर $1 इन्वेस्ट होती है तो प्राइवेट मनी यहाँ पर $4 इन्वेस्ट होती है। लेकिन ऐसा आपको क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग नहीं देखेगा। बट बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेशंस डू नॉट इन्वेस्ट जब तक उनको नहीं श्योर होते हैं कि उनको यहाँ पर हेल्दी रिटर्न्स मिलेंगे। तो ज़रूरत यह है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंगेज करने की जरूरत है विद गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल प्लेयर्स। और किस तरीके से हम यहाँ पर राइट इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करे। ज़रूरत है कि जो क्लाइमेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स उनको इंसेंटिवाइज किया जाए और जो डर्टी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्करेज किया जाए, उनको यहाँ पर पीनलाइज किया जाए। द करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज टू एक्सेस इंटरनेशनल फाइनेंस। और जो भी यहाँ पर $50 to $60 बिलियन इंटरनेशनल फाइनेंस फ्लो हो भी रहा है, इसकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और पर्टिकुलरली उन कंट्रीज़ में जहाँ पर आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मिलेगी, वीकर इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो उनको नहीं, ये जो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस या क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग उनको इसकी एक्सेसिबिलिटी मिल ही नहीं पाती है। बिसाइड्स अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, तीसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर। क्लाइमेट फाइनेंस यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स के थ्रू फ्लो होता है, बाईलेटरल, रीजनल, मल्टीलेटरल, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, कंसेशनरी लोन्स। अब किसको यहाँ पर क्लासीफाई किया जाए कि कौन सा यहाँ पर क्लाइमेट रिलेटेड मनी है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए भी यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाने की जरूरत है। न्यू सोर्सेज, वेदर वी लाइक इट और नॉट, द बल्क ऑफ द एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू फाइट क्लाइमेट चेंज वुड कम फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ द कॉमन सिटीजन। अब ऑथर का ये कहना है कि सिर्फ यहाँ पर पब्लिक मनी, प्राइवेट मनी से क्लाइमेट चेंज जो है हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ज़रूरत यह है कि कॉमन सिटीजन की पॉकेट से भी कुछ मनी आना चाहिए। अब कॉमन सिटीजन की पॉकेट से कैसे मनी आएगा? तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा कि अगर आप यहाँ पर पेट्रोल यूज़ करो, डीजल यूज़ करो, तो आपके ऊपर यहाँ पर एक एडिशनल टैक्स लगेगा। इनवेरिएबली दिस वुड सूनर और लेटर ऑल्सो रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन टैक्सेस इवन एट द कंज्यूमर लेवल। फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स, अगर आप इसको यूज़ करो इट इज़ गोइंग टू बी टैक्सड। द प्रोडक्शन ऑफ कोल, इसको ऑलरेडी टैक्स किया जाता है और जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है और इन फंड्स को यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है क्लीन गंगा मिशन के लिए एंड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पर नए फॉर्म्स ऑफ कार्बन टैक्स को लगाया जा सकता है बिजनेसेस के ऊपर भी। अनफॉर्चुनेटली फंड्स इंक्रीज होंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि क्लाइमेट फाइनेंस इंक्रीज होते होते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम की भी कमी है। अनफॉर्चुनेटली व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट एक्शन द अदर थिंग इन शॉर्ट सप्लाई बिसाइड्स मनी इज टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई इन कैमरा प्रोसीडिंग्स की। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स क्या होता है? इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है प्राइवेट प्रोसीडिंग्स, जहाँ पर पब्लिक और प्रेस को एक्सक्लूड किया जाए। इन कैमरा प्रोसीडिंग्स आर प्राइवेट अनलाइक ओपन कोर्ट प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड एज पर द कोर्ट्स डिस्क्रिशन। और यहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स को अलाउ करना है नहीं करना है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। इन सेंसिटिव मैटर्स टू इंश्योर कि यहाँ पर प्रोटेक्शन और प्राइवेसी बनी रहे ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, द प्रोसीडिंग्स आर यूजुअली हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस या तो कोल्ड चैम्बर्स में होती है, जहाँ पर पब्लिक और प्रेस को एक्सक्लूड किया जाता है। इन कैमरा ट्रायल इन रेप केसेस, सेक्शन 327 ऑफ द CRPC हैज डिटेल्ड द टाइप्स ऑफ केसेस जिनको कैमरा में रिकॉर्ड करने की जरूरत है, इंक्लूडिंग इंक्वायरी इनटू एंड ट्रायल इन रेप केस। लेकिन बात ये है, यहाँ पर ये जो तरुण तेजपाल हैं, फॉर्मर एडिटर ऑफ तहलका मैगजीन, तो इनके ऊपर यहाँ पर एलिगेशंस लगे थे कि इन्होंने अपने कलीग का रेप किया था। अब बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अक्यूज्ड डिमांड नहीं कर सकता है कि इनको इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चाहिए। विक्टिम यहाँ पर डिमांड कर सकती है, लेकिन यहाँ पर अक्यूज्ड डिमांड नहीं कर सकता है। तो सेक्शन 327 of the CRPC has detailed the types of cases that should be recorded on camera, including inquiry at trial in rape case. The said section states that if the presiding judge or a magistrate को ये लगता है
प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर कि यहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए तो यहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी। द सेट प्रोविजन सेज दैट द इंक्वायरी इनटू एंड ट्रायल बी हेल्ड इन कैमरा फॉर वेरियस ऑफेंसेस। अब यहाँ पर ऑफेंसेस भी बताए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल रेप or offenses including rape that could lead the victim to be in a vegetative state or death, rape of women under 12 years of age, intercourse with wife during separation। तो यहाँ पर कुछ केसेस बताए गए हैं जहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। सेक्शन 327 of the CRPC states that it shall not be lawful to publish any matter in relation to in camera proceedings except प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो जब तक यहाँ पर कोर्ट परमिशन नहीं देती है, ये जो भी मैटर है इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता है। इट एड्स कि अगर यहाँ पर पब्लिकेशन हो भी रहा है तो यहाँ पर जो नाम है उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। इट एड्स दैट द बैन ऑन पब्लिशिंग ऑफ ट्रायल प्रोसीडिंग्स फॉर ऑफेंसेस ऑफ रेप मे बी लिफ्टेड सब्जेक्ट कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज, इन विच अदर केसेस आर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हेल्ड, और कौन कौन से केसेस में यहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फैमिली कोर्ट्स में केसेस होते हैं इन केस ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, तो ये सब यहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट से इन तेजपाल केस? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अक्यूज्ड यहाँ पर डिमांड नहीं कर सकता कि उसको यहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स चाहिए, ये सिर्फ विक्टिम यहाँ पर डिमांड कर सकती है। द सुप्रीम कोर्ट बेंच लेड बाय CJI DY Chandrachud said that the object of section 327 of the CRPC is to protect the victim's right so that she can depose fearlessly. It noted that while inquiry leading up to the trial is to be conducted in camera and the proceedings have crossed that stage, the accused has no vested right to demand in camera hearing। तो यहाँ पर accused डिमांड नहीं कर सकता कि उसको यहाँ पर इन कैमरा हियरिंग चाहिए, ये यहाँ पर विक्टिम डिमांड कर सकती है। नेक्स्ट है आर्क ऑफ मॉरल यूनिवर्स बेंड्स टुवर्ड जस्टिस, व्हाट द फेमस फ्रेज मीन्स। तो इस फ्रेज का यूज़ किया गया है बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना है कि हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रहे हैं जुडिशरी में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जस्टिस है ये ज़्यादा एक्सेसिबल हो सके। ठीक है, अब इस फ्रेज का यूज़ किया जाता था बाय डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लेकिन ये जो ओरिजिनल कोट है ये इनका भी नहीं है, ये है थियोडोर पार्कर का। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, आर्क ऑफ मॉरल यूनिवर्स बेंड्स टुवर्ड जस्टिस, कि ये जो मॉरल यूनिवर्स का आर्क है ये कितना भी लंबा हो लेकिन ये हमेशा जस्टिस की तरफ ही बेंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि जस्टिस एक फोरगोन कंक्लूजन की जस्टिस तो यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना ह्यूमन एफर्ट्स के हमेशा जस्टिस मिले, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे CJI ने बात की कि हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जस्टिस ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकेगी, तो ज़रूरत तो हमें लगी ना कि ह्यूमन एफर्ट्स तो हमें डालने पड़ रहे हैं। तो मीनिंग क्रिटिसिज्म, पुट वेरी सिंपली द फ्रेज मीन्स दैट दो जस्टिस मे टेक लॉन्ग द यूनिवर्स मूव्स टुवर्ड्स इट। तो जस्टिस इस तरीके से दिखाया जाता है कि जस्टिस एक फोरगोन कंक्लूजन है एंड विल इवेंचुअली कम अबाउट ऑन इट्स ओन, क्योंकि जो यूनिवर्स का आर्क है ये जस्टिस की तरफ ही बेंड है। व्हाट इज ऑफन मिस्ड इज दैट आर्क, ये आर्क ऑटोमेटिकली जस्टिस की तरफ बेंड नहीं होगा, ह्यूमन को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस आर्क को जस्टिस की तरफ बेंड करने के लिए। आगे हम चलते हैं। तो चाइना में प्रोटेस्ट चल रहा है। अब शी के लिए क्या डिलेमा है, ये अपनी जीरो कोविड स्ट्रेटजी को वापस नहीं ले सकते वरना ये यहाँ पर वीक अपीयर होंगे। द प्रोटेस्ट मैग्नीफाई व्हाट हैज़ बीन अ माउंटिंग प्रेडिकामेंट फॉर शी, हाउ टू वॉक बैक फ्रॉम अ पॉलिसी जो कि इनिशियली इनके लिए प्राइड था लेकिन ये लगातार इनके लिए एक लाइबिलिटी बनती जा रही। लाइबिलिटी कैसे बनती जा रही हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि जीरो कोविड स्ट्रेटजी की वजह से इनके यहाँ के ज़्यादातर लोग कभी इन्फेक्ट हो ही नहीं पाए कोविड की वजह से, और जिनकी वजह से इनके यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई और कोई भी नया वेरिएंट आता है तो वो चाइना में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इफ़ ही वर टू बेंड टू पब्लिक प्रेशर एंड रोल बैक जीरो कोविड, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर वीक अपीयर होंगे और जो लोग हैं उनको ज़्यादा इनकरेजमेंट हो जाएगा और आने वाले समय में भी हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लग जाएँ, तो ये ऐसा नहीं चाहते हैं। यहाँ पर यूके के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं इनका ये कहना है कि ये डिलीवर करना चाहते हैं ऑन न्यू FTA विद इंडिया, और जो गोल्डन एरा था चाइना के साथ वो ओवर हो चुका है। अब चाइना के साथ इनका गोल्डन एरा क्यों ओवर हो गया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि ब्रिटेन का इससे पहले ये मानना था कि अगर हम चाइना के साथ ट्रेड रिलेशंस करते रहेंगे तो चाइना में सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री लेकिन चाइना में सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म आ जाएगा, लेकिन अब इनको ये बात रियलाइज़ हो गई है कि नॉर्मल रिलेशंस रखने से भी यहाँ पर चाइना में ऐसा नहीं है कि चाइना में रिफॉर्म आ जाएगा, जो कि हम नहीं देख रहे हैं। चाइना एक अथॉरिटेरियन कंट्री है और सेम वैल्यू शेयर नहीं करता ब्रिटेन के साथ, ऐसा इनका कहना है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैज रीइटरेटेड द यूके's कमिटमेंट टू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया एज पार्ट ऑफ द कंट्रीज वाइडर फोकस ऑन एनहेंसिंग टाइज, और इनका ये कहना है कि इंडो पैसिफिक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय 2050 द इंडो पैसिफिक विल डिलीवर ओवर हाफ ऑफ ग्लोबल ग्रोथ कंपेयर्ड विद जस्ट अ क्वार्टर फ्रॉम यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका कंबाइंड। और यहाँ पर जो सो कॉल्ड गोल्डन एरा है चाइना के साथ ये खत्म हो चुका है, क्योंकि इनका एक नाइव आइडिया था कि सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म होगा अगर ये ट्रेड करते रहेंगे चाइना के साथ, जो कि नहीं हुआ। और इनको ये बात रियलाइज़ हो चुकी है कि चाइना एक तरीके का सिस्टमिक चैलेंज प्रेजेंट करता है टू द वर्ल्ड, और क्योंकि यहाँ पर जो चाइना के वैल्यूज़ और इंटरेस्ट है ये यहाँ पर बहुत डिफरेंट है। क्रिश्चियंस माइनॉरिटी इन इंग्लैंड नॉन रिलीजियस ग्रो, तो यहाँ पर एक सेंसस कंडक्ट किया गया जिसमें ये पता चला है कि जो यहाँ पर
इंग्लैंड है उसमें 37% लोग ऐसे हैं जो कि खुद को आइडेंटिफाई करते हैं कि उनका कोई रिलीजन नहीं है. Some 46.2% of the population of England and Wales describe themselves as Christian on the day of the 2021 census, down from 59.3% a decade earlier. तो यहाँ पर कम हुआ है काफ़ी ज़्यादा. और यहाँ पर जो नो रिलीजन से खुद को आइडेंटिफाई करते हैं उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है. मोर देन 1 in 3 people, 37% said they had no religion, up from 25% in 2011. अब हम चलते नेक्स्ट है आरबीआई टू बिगिन फर्स्ट फेज ऑफ रिटेल ई रूपी पायलट फ्रॉम थर्सडे. तो ई रूपी क्या है? ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. तो आरबीआई ने डिसाइड किया था कि इसको डिमार्केट किया जाएगा दो ब्रॉड कैटेगरीज में. एक है यहाँ पर रिटेल एंड द सेकंड वन इज होलसेल. तो होलसेल सेगमेंट में यहाँ पर लास्ट ईयर ही लॉन्च कर दिया गया था और यहाँ पर रिटेल सेगमेंट में अब स्टार्ट किया जाएगा. तो आरबीआई टू बिगिन फर्स्ट फेज ऑफ रिटेल ई रूपी पायलट फ्रॉम थर्सडे. जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये यहाँ पर फिजिकल कैश की तरह ही होती है. डिफरेंस ये है कि ये आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेगी. तो जैसे कि कैश में आपको कोई इंटरेस्ट रेट अर्न नहीं होता, सिमिलर इसमें क्या कोई भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अर्न नहीं होगा. आप किसी भी मनी में इसको कन्वर्ट कर सकते हो. ट्रांजैक्शंस कैन बी बोथ पर्सन टू पर्सन एंड person to merchant. Payment to merchants can be made using QR codes displayed at merchant locations. और ये आपको सेम फीचर्स देते हैं जो कि फिजिकल कैश ऑफर करते हैं, लाइक ट्रस्ट, सेफ्टी एंड सेटलमेंट फाइनलिटी. एज इन द केस ऑफ कैश, जैसे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, इसमें भी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा. एंड कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ मनी. और आप इसको दूसरी मनी की फॉर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. तो रिवाइज करने से पहले एक बार मैं आपको इनिशिएटिव्स बता दूं. तो अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो. इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का यूजर नेम रखना है. देन यू हैव टू चेंज योर प्रिवेसी सेटिंग्स. फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है. देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स. हु कैन ऐड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है. यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी. सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है. आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है. आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे. जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर से रिलेटेड है उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी. इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ. अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी. वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोज़. अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने रीच किया. तो फर्स्ट पेज पर हमने रीच किया है रिगार्डिंग कलेजियम सिस्टम. कलेजियम सिस्टम का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा. जो कलेजियम सिस्टम है ये यहाँ पर इवॉल्व हुआ है थ्रू जुडिशियल डिसीजन. अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन, यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कलेजियम के रिकमेंडेशन को रीइटरेट किया है तो देन द एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू अपॉइंट. लेकिन हमें इस केस में यहाँ पर ब्रीच देखने को मिला है क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो 19 नाम वापस किए हैं उसमें से सुप्रीम कोर्ट ने 10 को रीइटरेट किया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको वापस कर दिया है. कन्वेंशनली द गवर्नमेंट इज बाउंड टू एक्सेप्ट द कलेजियम्स रिकमेंडेशन इफ द डिसीजन हैज बीन रीइटरेटेड. कलेजियम सिस्टम यहाँ पर कैसे इवॉल्व हुआ? तो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, और यहाँ पर अभी फाइनली कैसे काम किया जाता है कलेजियम सिस्टम में कि जो सीजेआई हैं ये अपने 4 सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ कंसल्ट करके रिकमेंडेशन देते हैं और उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है. अगर गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन है तो गवर्नमेंट एक बार वापस भेज सकती है रिकंसिडर करने के लिए. लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद भी यहाँ पर सेम नाम रिकमेंड किए जाते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू अपॉइंट. फिर हम चलते हैं आगे. प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स तो क्लास 1 to 8 तक के लिए यहाँ पर खत्म कर दी गई. सिर्फ क्लास और 9th और 10th के लिए ही होगी. बाकी यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को क्रूशियल पार्ट्स की कमी आ रही है. तो रशिया ने यहाँ पर इंडिया को कहा है कि आप ये सारे क्रूशियल पार्ट्स हमें प्रोवाइड कर दो. तो इसकी वजह से हमारा यहाँ पर ट्रेड भी इंक्रीज होगा. फिर यहाँ पर सर्टेन की बात की गई है. सर्टेन क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन साइबर स्पेस को यहाँ पर सिक्योर करना. अब हम चलते हैं आगे. ड्राइंग द लाइन तो यहाँ पर बात की गई है जो मैंने आपको बताया कि लॉ मिनिस्टर ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया था जो यहाँ पर कलेजियम सिस्टम है. लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज का ये कहना है कि अभी तो लॉ ऑफ द लैंड यही है तो अभी तो यही फॉलो करना है. और हो सकता है कि आपको यहाँ पर लॉ ऑफ द लैंड से कुछ रिजर्वेशन से कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन जब तक लॉ ऑफ द लैंड है तब तक तो आपको उसको फॉलो करना है जब तक यहाँ पर कोई नया सिस्टम इवॉल्व नहीं हो जाता है. और बात जहाँ तक रही यहाँ पर कलेजियम सिस्टम की तो ओपेकनेस है तो ज़रूरी है कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाएँ, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है. और डिमिनिश्ड शी तो यहाँ पर जो चाइना में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में बात की गई. चाइना में क्यों प्रोटेस्ट चल रहे हैं? क्योंकि चाइना में जीरो कोविड स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया था और एक जगह यहाँ पर फायर हो गई थी जो कि इमीडिएट रीजन था प्रोटेस्ट का. और लोगों के पास यहाँ पर एसेंशियल क्राइसिस, इसका मतलब ये है कि लोगों के पास यहाँ पर रोज़ का सामान भी नहीं है जो कि उनको ज़रूरत होती है. लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया है. अब ऑथर का ये कहना है कि हो सकता है कि अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम तो आ नहीं जाएगा अथॉरिटेरियन सिस्टम से, इतना तो चेंज नहीं आएगा. लेकिन हाँ ज़रूर जो यहाँ पर इनके चाइनीज़ प्रीमियर हैं शी जिनपिंग
उनकी जो यहाँ पर ऑरा है उसमें ज़रूर कमी आएगी। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया द बिग पिक्चर। तो इफ़ी जो हो रहा था वहाँ पर जो जूरी चेयर हैं उन्होंने जो द कश्मीर फाइल्स मूवी है उसके लिए ये कह दिया कि ये फिल्म यहाँ पर वल्गर प्रोपेगेंडा है। उसके बाद यहाँ पर इजराइल्स एम्बेसडर टू इंडिया उन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी। तो उनका ये कहना है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं थी, ये यहाँ पर जो ये जूरी मेंबर थे ये उनका व्यू था और उनका व्यू पॉइंट हो सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो अपना व्यू पॉइंट रख भी सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जनरेशन। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है अगर हमें क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करना है, अगर हमें क्लाइमेट क्राइसिस को अवॉइड करना है तो उसके लिए ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को लेकर कि हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करें। हमें गवर्नमेंट स्कूल्स इस तरीके से बिल्ड करने की ज़रूरत है कि ये यहाँ पर शेल्टर का भी काम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई साइक्लोन आ रहा है तो ये शेल्टर्स का भी काम कर सकें। तो ये सब हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के ऊपर इस एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, अक्रॉस सोसाइटी आपको एजुकेशन देने की ज़रूरत है। तो अगर आप यहाँ पर लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात करो तो इंसान को कैसे समझ आएगा कि उसको अपना कैसा लाइफ स्टाइल रखना है। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर इंडिविजुअल में बिहेवियर चेंज आए तो ज़रूरत है उसको यहाँ पर एजुकेट करने की। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था वेट लीजिंग एंड ड्राई लीजिंग। तो वेट लीजिंग का मतलब होता है प्लेन को रेंट करना अलॉन्ग विद ऑपरेटिंग क्रू एंड इंजीनियर्स, लेकिन ड्राई लीजिंग का मतलब होता है सिर्फ यहाँ पर एयरक्राफ्ट को रेंट करना। मोबिलाइजिंग ग्रीन फंड्स। तो ग्रीन फंड्स मोबिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उसका 1 to 10% ही यहाँ पर मोबिलाइज हो पा रहा है। और शर्मल शेख में ये बताया गया था कि एटलीस्ट यहाँ पर 4 to 6 ट्रिलियन US डॉलर की ज़रूरत है टिल 2050 अगर हमें यहाँ पर लो कार्बन इकॉनमी की तरफ ट्रांजिशन करना है। और डेवलप्ड कंट्रीज ने तो अभी तक $100 बिलियन देना भी स्टार्ट नहीं किया, जो कि उनका कहना है 2023 तक करेंगे। इसके अलावा दो और प्रॉब्लम्स है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर सब कुछ पब्लिक मनी से तो नहीं हो पाएगा, प्राइवेट मनी की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि बिजनेसेस को और यहाँ पर आप कैसे उनको उनके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट बिजनेसेस तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको दिख रहा हो कि हायर रिटर्न हो। तो इसके लिए ज़रूरत है एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करने की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप ग्रीन इकॉनमी में इन्वेस्ट करोगे तो उनको यहाँ पर कुछ इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर डर्टी इन्वेस्टमेंट करोगे तो उनको यहाँ पर पिनलाइज करने की ज़रूरत हो। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर इकोसिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात ऑथर ने ये कही है कि जो इंडिविजुअल है उसको भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा आने वाले समय में। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर पेट्रोल और डीजल ले रहे हो तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर एमिशंस होते हैं। इनवेरिएबली दिस वुड सूनर और लेटर ऑल्सो रिजल्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन टैक्सेस इवन एट द कंज्यूमर लेवल। द यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एंड अदर फॉसिल फ्यूल्स इज ऑलमोस्ट श्योरली गोइंग टू बी टैक्स्ड। लेकिन बात यह है कि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। नेक्स्ट है इन कैमरा प्रोसीडिंग्स व्हेन आर दे अलाउड। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? ये प्राइवेट प्रोसीडिंग्स होती हैं और यहाँ पर प्रेस और पब्लिक को एक्सक्लूड किया जाता है और इनकी कोई भी पब्लिकेशन नहीं हो सकती जब तक यहाँ पर कोर्ट परमिशन ना दे। तो अगर कोर्ट परमिशन देती है उसके बाद भी जो पब्लिकेशन होती है वो किस तरीके से होती है कि यहाँ पर नाम को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, एड्रेस को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। जो सेक्शन 327 ऑफ द CRPC है ये उन केसेस को डिटेल करता है जहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं ये यहाँ पर ऑन कैमरा हो सकती हैं, इंक्लूडिंग इंक्वायरी इनटू एंड ट्रायल इन रेप केस। और ये कौन डिसाइड करेगा कि प्रोसीडिंग्स यहाँ पर इन कैमरा होंगी? तो ये डिसाइड करते हैं प्रिसाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना था? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कहना था कि ये राइट यहाँ पर विक्टिम के पास है, अक्यूज के पास नहीं है। द अक्यूज हैज़ नो वेस्टेड राइट टू डिमांड इन कैमरा हियरिंग। फिर मंकी पॉक्स का जो नाम है यहाँ पर एमपॉक्स किया जाएगा, ये हमने डिस्कस किया। और आर्क ऑफ मॉरल यूनिवर्स बेंड्स टुवर्ड जस्टिस। तो इस कोच का क्या मतलब है कि यहाँ पर जस्टिस एक फोरगोन कंक्लूजन है, जस्टिस तो मिलेगी, भले ही यहाँ पर लंबा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आर्क है मॉरल यूनिवर्स का ये बेंड है टुवर्ड जस्टिस। क्रिटिसिज्म क्या है कि यहाँ पर जो आर्क है मॉरल यूनिवर्स का ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जस्टिस की तरफ बेंड नहीं है, ह्यूमन एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे। फिर चाइना में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बाकी यहाँ पर FTA साइन होगा UK के साथ। सेंसस हुआ है इंग्लैंड और वेल्स में, जहाँ पर हमें ये पता चला है कि जो क्रिश्चियंस हैं ये मिनॉरिटी में बन रहे हैं और नॉन रिलीजियस यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। 46.2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ये खुद को डिस्क्राइब करती है एज क्रिश्चियन, और यहाँ पर 37% है जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि ये यहाँ पर किसी भी रिलीजन के साथ खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। फिर RBI अपना यहाँ पर फर्स्ट फेज स्टार्ट करने वाली ई-रूपी का, तो ई-रूपी को यहाँ पर डिमार्केट किया गया है दो ब्रॉड कैटेगरीज में, एक है रिटेल एक है होलसेल। जो यहाँ पर ई-रूपी है ये है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ये बिल्कुल फिजिकल कैश की तरह ही है। जैसे फिजिकल कैश में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये एक डिजिटल फॉर्म में है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।